कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बातचीत के लिए हमारे मेहमान हैं शहर के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक कुमार वर्मा। डॉक्टर वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर वर्मा, हम जानना चाहेंगे फेफड़े के कैंसर के संबंध में कि ये क्या है, इसके सामान्य लक्षण क्या हैं, क्यों हो जाता है कैंसर और कैसे इसका उपचार किया जा सकता है। बचाव के भी हम तरीके आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले बताएं कि फेफड़े का कैंसर क्या है और उसके सामान्य लक्षण क्या हैं। जी, फेफड़े का कैंसर यानी कि लंग कैंसर जिसको बोलते हैं, ये एक तरह की एबनॉर्मल ग्रोथ है फेफड़े के अंदर, जो एक तरह की ट्यूमर या गांठ का रूप ले लेती है और आगे बढ़कर ये दूसरे अंगों को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देती है अगर इलाज में देरी होती है या किसी भी कारणवश। तो काफ़ी खतरनाक बीमारी का रूप ले सकती है अगर हम इसको अनदेखा करते हैं। अगर हम इसके बात करें कि क्या मैग्नीट्यूड है प्रॉब्लम स्टेटमेंट या आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं, तो लंग कैंसर जितने भी कैंसर होते हैं शरीर के, उसमें नंबर 1 पर आता है। सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं सारे कैंसर्स में वो लंग कैंसर के पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर ब्रेस्ट कैंसर का आता है और इंडिया यानी कि भारतवर्ष हमारा जो है वो दुनिया में चौथे स्थान पर है लंग कैंसर के मामलों के बारे में। तो समस्या काफ़ी गंभीर है। लक्षणों की अगर हम बात करें तो बहुत बार लक्षण शुरुआती स्टेज में नहीं पाए जाते हैं। आमतौर पर सिंपल से लक्षण होते हैं जैसे कि छाती में कसाव होना, खांसी आना जो कि बहुत लंबे समय तक ठीक ना हो रही हो, बलगम आना और कभी कभी मुंह से खून का छींटा आना। तो ये ऐसे लक्षण हैं जिन्हें कभी कभी व्यक्ति कुछ दूसरी बीमारियों के साथ भी जोड़ लेते हैं और इन्हें इग्नोर कर देते हैं कि ये तो हमारी एज के साथ में ऐसे ही कॉमन है कि अब एज 60 साल हो गई है तो 60 साल के बाद थोड़ी बहुत खांसी तो लगी रहती है। तो इस तरह के लक्षणों को इग्नोर करते हैं। तो यही लक्षण कैंसर के होते हैं। एडवांस स्टेजेस में दूसरे अंगों से संबंधित लक्षण आना, साथ में इम्पोर्टेंट है कि भूख में कमी होना और वजन का कम होना, ये इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है कि शायद कैंसर हो सकता है। तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं डॉक्टर वर्मा? प्रमुख कारण अगर हम देखें तो 85% केसेस में इसका जो कारण है वो स्मोकिंग है, धूम्रपान आपका एक डायरेक्ट धूम्रपान होता है, दूसरा सेकंड हैंड स्मोक होता है कि आप खुद नहीं पीते हैं लेकिन आप एक ऐसी संगति में हैं जिसे पैसिव स्मोकिंग भी बोलते हैं कि वहां से आपको धुआं लगता है किसी तरह। अन्य कारणों में आता है वातावरण का प्रदूषण और कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें ऐसे कुछ तत्व होते हैं, कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली जैसे एस्बेस्टॉस हो गया, तो उनके कारण भी फेफड़े का कैंसर बनने का चांस रहता है। यातायात के धुएं में डीजल का धुआं ज़्यादा खतरनाक माना गया है फॉर लंग कैंसर। और कुछ लोगों में जेनेटिकल, जिनके पूर्वजों में ऐसी हिस्ट्री रही है कि उन्हें कैंसर रहा है लंग कैंसर, तो उन लोगों में इसके होने की संभावना आमतौर पर दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो यही रिस्क फैक्टर भी हैं? जी, यही रिस्क फैक्टर्स भी हैं। अब जानना चाहेंगे कि अगर एक बार लक्षण प्रकट होते हैं तो उसके लिए परीक्षण या जांच जो होती है, जिन्हें हम टेस्ट कहते हैं, वो कौन से कराए जाते हैं? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लक्षण बहुत सारी दूसरी बीमारियों के साथ भी मिलते हैं, इसलिए पहला चीज़ तो ये है कि लक्षण को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। तो सबसे पहला और बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्टर कराएंगे वो होगा आपका छाती का एक्सरे, जिसे एक्सरे चेस्ट बोलते हैं। उसमें अगर हमें कुछ एबनॉर्मल फाइंडिंग या गांठ जैसी कुछ चीज़ दिखाई देती है जो कि अमूमन तौर पर ज़्यादातर केसेस में दिखती है, तो फिर हम उसमें आगे परीक्षण के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सीटी स्कैन आता है और उसके बाद उसकी बायोप्सी करने के लिए या तो एंडोस्कोपिक बायोप्सी होती है या इमेज गाइडेड बायोप्सी होती है। उससे इसकी जांच को पुख्ता किया जाता है कि ये कैंसर ही है। एक बार स्थापित हो गया तो फिर किस तरह का ट्रीटमेंट है, हाँ, उपचार जिसे हम कहते हैं? जी, एक बार स्थापित हो जाता है तो फिर इसके ट्रीटमेंट में आपका सर्जरी आता है अगर वो इनिशियल स्टेज में है, और अगर वो इनिशियल स्टेज से थोड़ी आगे की स्टेज आ चुकी है तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और कुछ नए एडवांसमेंट भी हैं, उस तरह की थेरेपीज भी आती हैं। जी डॉक्टर वर्मा, किस तरह के चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं मरीज के लिए और परिवार के लिए भी? तो लंग कैंसर को लेकर चुनौतियां बहुत सारी हैं। पहली चुनौती तो जैसे मैंने बताया कि इसके लक्षण अमूमन तौर पर बहुत सारी दूसरी चीज़ों के साथ मिले जुले होते हैं, इसलिए शुरुआती स्टेज में इसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो दूसरी चुनौती हमारे पास आती है पेशेंट रिलेटेड, कि पेशेंट कई बार उस चीज़ को लेके हेजिटेंट होते हैं, घबराए हुए होते हैं कि ये कहीं कैंसर ना निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन जब तक उसका परीक्षण नहीं होगा तब तक इलाज नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को समझना चाहिए। तीसरी एक चैलेंज है जो कि एक भ्रांति भी मान सकते हैं उस चीज़ को, कि लोगों के दिमाग में ये है कि अगर बायोप्सी करेंगे तो कैंसर जो अब तक रुका हुआ है वो अचानक फैल जाएगा, जो कि एक गलत तर्क है और ये प्रूव हो चुका है साइंटिफिकली कि ऐसा नहीं होता है।
अब अगर कैंसर डायग्नोज होता है तो उसका उपचार और उसमें आगे की जो उपचार प्रणाली है उसके बारे में काफ़ी सारे चैलेंजेस है, जैसे कि ये सभी जगह पर इसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। हालांकि आजकल विकास दर जितनी है और जिस हिसाब से सरकार के प्रयास चल रहे हैं उस तरह से आजकल हर जगह लगभग इसका इलाज संभव है। हमारे उत्तराखंड में भी आजकल इसका विश्व स्तरीय इलाज संभव है, जो कैंसर का जो पहले नहीं हो पाता था तो वो संभव हो पाया है। साथ में फैमिली सपोर्ट भी इसके साथ बहुत जरूरी है, जो कि परिवार वालों के लिए एक चैलेंज बनता है। कई बार पेशेंट इतनी लेट स्टेज में हमारे पास आता है कि उसके लिए केवल पैलिएटिव ट्रीटमेंट मतलब केवल जो लक्षण का इलाज है वो करना, वो ही संभव हो पाता है। तो उसके लिए भी फैमिली का सपोर्ट जरूरी है और फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इलाज कभी कभी महंगा भी होता है। तो ये चुनौतियाँ आपने बताई डॉक्टर साहब, आपने कहा कई बार पेशेंट हेजिटेंट भी होता है, झिझकता है, उसको डर रहता है, और एक चुनौती ये भी है कि प्रारंभिक लक्षण कई बार पता नहीं चलते हैं या कई बार हम अनदेखा भी करते हैं जी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जागरूकता अभियान चलाएं जी, और ये सार्वजनिक रूप से चलाए जाने चाहिए। बिल्कुल। तो किस तरह से आप लोग जो खासतौर से जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट फिजिशियन है, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, क्या कुछ इस तरह के अभियान आप लोग चलाते हैं? जी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका सबसे प्रमुख कारण स्मोकिंग है। 85% केसेस में स्मोकिंग या धूम्रपान ही इसका कारण होता है। तो इसकी जो जागरूकता है वो हमें शुरुआत कर देनी है यंग एज की पॉपुलेशन को लेकर ही। ओल्ड एज वालों को तो हमें जागरूक करना ही है, लेकिन प्रिवेंशन हमें करना है स्टार्टिंग ऑफ द एज से। तो हम हर लेवल पर कोशिश करते हैं इस चीज़ को करने की, जैसे कि स्कूल कॉलेज में हम लेक्चर्स के माध्यम से और जो कॉरपोरेट्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, इन सब में हम लोगों ने टाई अप करके और इनके साथ में हम लोग प्रेजेंटेशंस के माध्यम से उनमें जागरूकता को पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इस चीज़ के लिए बचाव हो सके और अगर कुछ लक्षण है तो उनका समय पर पता लग सके। तो आपने कहा कि युवाओं के बीच ये संदेश ज़्यादा फैलाने की आवश्यकता है। हम जानना चाहेंगे, कई बार हम टीवी चैनल्स में या सोशल मीडिया में भी इस तरह के विज्ञापन देखते हैं जिसमें बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो भी ऐसे विज्ञापन करते हुए नज़र आते हैं। तो धूम्रपान के बारे में पहले से ही ये चलाया जा रहा है कि भाई ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीड़ी सिगरेट के डिब्बे में और तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी लिखा हुआ होता है। उसके बाद भी और इसके अलावा सरकार ने सार्वजनिक स्थल है उस पर इसको प्रतिबंधित किया हुआ है। क्या कारण आपको नज़र आते हैं कि हम इसे कम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, होता ये है कि ये जनता को समझना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इसकी आदत लगना, लत लगना, जो कि लत लगना ही नहीं शुरू होना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी में आजकल इसको फैशन स्टेटमेंट की तरह से लिया जाता है कि भाई अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है पब्लिकली या अपने 4 दोस्तों के साथ में तो बहुत डूड है ना। तो ये वर्ड आजकल प्रचलित है कि हम बहुत ही आगे एडवांस हैं, लेकिन इस चीज की हानियों के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी ये बहुत सारे लोगों को लोग देखते हैं कि स्मोकिंग कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी उतने ही भाग्यशाली हो कि आपको भी कुछ नहीं होगा। इस चीज को समझना पड़ेगा युवा पीढ़ी को कि हर किसी का भाग्य एक जैसा नहीं होता, और इस चीज को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि स्मोकिंग लंग कैंसर का एक प्रमुख कारण है। स्मोकिंग से केवल लंग कैंसर ही नहीं और भी बहुत सारी हानियां होती हैं, जिसके बारे में हम शायद एक बार पहले चर्चा कर चुके हैं। और इसका एक बार लत लगने के बाद नहीं छोड़ पाने का कारण होता है कि इसके अंदर जो एक्टिव मटेरियल होता है वो निकोटीन होता है, जो कि ब्रेन में हमारे जाकर उसको स्टिमुलेट करता है और बहुत तरह की ऐसी हमारे अंदर पैदा करता है केमिकल्स जो कि हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और एक अच्छे होने का फील प्रदान करते हैं, जिससे इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जो मिथक हैं धूम्रपान के संबंध में, कुछ कहते हैं कि उनको डाइजेशन में मदद मिलती है और तरह तरह की भ्रांतियां हैं डॉक्टर साहब, तो इनको दूर करने की आवश्यकता है। और हम ये चाहेंगे कि धूम्रपान के विषय में और फेफड़े के कैंसर के बीच में जो संबंध है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाना चाहिए। खासतौर से हम पैसिव स्मोकिंग की बात करेंगे डॉक्टर साहब, कि अगर आप नहीं पी रहे हैं लेकिन साथ वाला पी रहा है तो ये भी एक बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत बड़ा इसका एक कारण है, बहुत बड़ा एक कारण है। तो जितना नुकसान धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को डायरेक्ट होता है उतना ही नुकसान उस व्यक्ति को भी होता है जो उस धुएं को पैसिवली अपने अंदर ले रहा है या पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। जो धुएं के अंदर कुछ बहुत सारे रसायन होते हैं और कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो कि लंग्स के अंदर जाकर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं और वहाँ के केमिकल एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं और लंग्स की जो कोशिकाएं हैं वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करना शुरू कर देती हैं, वही कैंसर बन जाता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि खुद भी धूम्रपान को रोका जाए और साथ वालों को भी धूम्रपान से मना किया जाए। डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा वैकल्पिक इलाज की तरफ जाएं। अगर हम बचाव की बात करें तो एक तो धूम्रपान से हमें बचना चाहिए, अच्छा आहार लेना चाहिए जैसे कि आपने बताया, लेकिन
जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं और ख़ास तौर से योगा है, ये कितना मददगार साबित हो सकता है? जी, जो हमारी बॉडी की नेचुरल किलिंग मैकेनिज्म है, जो चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे कोई हानिकारक तत्व हो, उसको लेकर वो इन सब चीज़ों से बढ़ जाती है। जैसे आप आहार अच्छा रखेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे जिसमें कि योगा, प्राणायाम, रेगुलर एक्सरसाइजेस, चाहे वो जिम हो या ट्रेडमिल पर हो, वो सारा कुछ शामिल है। अपने आसपास के वातावरण को जहाँ तक हो सके स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखें। धुआं, धूम्रपान और किसी भी तरह के प्रदूषण से दूर रहने की कोशिश करें। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि लंग कैंसर के लक्षणों को शुरुआत में ही पकड़ना चाहिए और एक रेगुलर स्क्रीनिंग एक पर्टिकुलर एज के बाद बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जब आप 50 साल के हो जाते हैं, उसके बाद आपको एक रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि अगर शुरुआती स्टेज में ये आ रहा है तो इसका इलाज किया जा सके। जो लोग इससे पीड़ित हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे मेडिकल साइंस में ऐसे इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं जो स्टेज और प्रकार ऑफ लंग कैंसर के ऊपर डिपेंड करके बहुत अच्छी लाइफ प्रदान कर पा रहे हैं, नया जीवन प्रदान कर पा रहे हैं मरीजों को, जो पहले संभव नहीं हो पाता था। तो डॉक्टर विवेक कुमार वर्मा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने फेफड़े के कैंसर के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार। जी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।